हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित कुमार एंड वेलकम टू डाउट क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद यानी जिस देश पर वहां के लोगों का शासन रहता है उसे हम लोग नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद कहते हैं। जिस देश पर वहां के राजाओं का शासन होता है उसे इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। By the last quarter of the 19th century, the nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century. जो सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो लिबरल फीलिंग था वो लास्ट क्वार्टर तक नहीं चला। यानी अगर हम एक 100 साल को 4 भाग में बांट देते हैं और सबको एक क्वार्टर बोल देते हैं, तो जो फर्स्ट हाफ में था नेशनलिस्ट फीलिंग वो लास्ट क्वार्टर तक नहीं टिका, बट became a narrow grid with the limited ends। ये बहुत कम हो गया था, लिमिटेड रह गया था और लालची बन गया था। यहाँ के जो लोग थे अब लास्ट क्वार्टर के लोग वो पूरा लालची बन चुके थे और वो केवल अपने बारे में सोचते थे, दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war। ये जो लास्ट पीरियड, जो लास्ट क्वार्टर था यानी 1875 से 900 का समय, इस समय में नेशनलिज्म पूर्ण रूप से खत्म हो गया था और जो नेशनलिस्ट लोग थे वो एक दूसरे से ही लड़ने को तैयार थे, हमेशा तैयार रहते थे, तत्पर। द मेजर यूरोपियन पावर्स in turn manipulate the nationalist aspiration of the subject peoples in the Europe to the further their own imperialistic aims। जो यूरोपियन पावर्स थे यानी यूरोप के जो राजा महाराजा थे उन लोगों ने इस समय का बहुत फायदा उठाने की कोशिश किया और नेशनलिस्ट भावनाओं का इस्तेमाल किया अपने भाषणों में, और जो अपना वादा करते थे उसमें से उन्होंने ये नेशनलिस्ट भावनाओं का पूरा इस्तेमाल किया। बोला हम आपको नेशनलिज्म, हाँ आपको वो सारा का सारा चीज़ देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन आप इम्पेरियलिज्म को रहने दीजिए। यानी वो जो अपना इम्पेरियलिस्टिक एम था उसको पूरा करने के लिए नेशनलिज्म एस्पिरेशन का सहारा लिया। The most serious source of the nationalist tension in the Europe after 1871 was the area called Balkans। इस तरह का जो नेशनलिस्ट टेंशन, तनाव का जो बात था, ये सबसे ज़्यादा गहरा था बाल्कनी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर नेशनलिस्ट तनाव सबसे ज़्यादा था, मोस्ट सीरियस था। The Balkan was the region of the geographical and the ethnic variation। इसका सबसे बड़ा कारण था बाल्कन का वेरिएशन, विविधता। वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग रहते थे और जो बाल्कन था ये एरिया के हिसाब से बहुत छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा बटा हुआ था ये। और इसमें सभी के कौन कौन से देश शामिल हैं? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक और भी बहुत सारे देश जो हैं इसमें से शामिल हैं। उस इनहेबिटेंट्स were broadly known as the Slavs। और जो बाल्कन के जो रहने वाले लोग हैं उनको स्लैव्स बुलाया जाता है। कॉमनली पूरा जो बाल्कन है वहाँ के निवासी को स्लैव्स बुलाया जाता है। A large part of the Balkan was under the control of the Ottoman Empire। जो बाल्कन था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के अंदर में था। The spread of the idea of the Romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। जैसे जैसे जो रोमानेटिक नेशनलिज्म फैला वैसे वैसे ऑटोमन एम्पायर अपना पकड़ खोने लगा, बाल्कन से अपना पकड़ खोने लगा। डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन, टूटना। जो ऑटोमन एम्पायर था वो टूटने लगा था, उसका पकड़ खोने लगा था वो बाल्कन से रोमानिस्टिक नेशनलिज्म के कारण। Although the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through the modernization and the internal reforms, but with very little success। जो ऑटोमन एम्पायर था ये 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि वहाँ के लोगों का दिल जीत ले और अपने साम्राज्य को बचाए रखे। मॉडर्नाइजेशन, इसके लिए उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का सहारा लिया और आंतरिक सुधार, इंटरनल रिफॉर्म्स किया, लेकिन इससे भी उनको बहुत कम सक्सेस मिला। One by one, its European subject nationalists broke away
from its control and declared independence. एक के बाद एक सभी के सभी देश इसके हाथ से खोते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे और सभी के सभी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते जा रहे थे। The Balkan people based their claims for the independence or the political rights on the nationality and used the history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign powers. जो बाल्कन के लोग थे उन्होंने इतिहास का सहारा लिया इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वो पहले इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद थे, लेकिन बाद में कोई फॉरेन पावर उन पर राज करने लगा। Hence the rebellious nationalists in the Balkan thought of their struggle as the attempt to win back their long lost independence. इसके बाद जो बाल्कन के लोग थे उन्होंने अपने स्ट्रगल को इस रूप से देखने लगे कि उन्होंने आज़ादी जो सालों पहले उनके पास थी वो लॉस्ट आज़ादी, लॉस्ट इंडिपेंडेंस उन्हें वापस चाहिए। As the different Slavic nationalists struggle to define their identity and the independence, the Balkan area become as the different Slavic nationalists struggle to define their identity and the independence, the Balkan area became an area of the intense conflict. जैसे कि हम लोग देखें कि ऊपर में जो बाल्कन के कुछ लोग थे वो ये बात का क्लेम कर रहे थे कि उन्हें पहले आज़ादी मिला हुआ था, उनसे बाद में छीन लिया गया। उसी तरह जो बाल्कन में बहुत सारे देश थे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे देश थे, सभी के सभी देश अपने रूप से आज़ादी को देखने लगे, अलग अलग ढंग से इंडिपेंडेंस को देखने का नजरिया अलग अलग था और वो लोग अपने आप को अपना आइडेंटिटी को डिफाइन करने लगे। वो सभी के सभी अपने आप को अलग अलग लोग समझने लगे, उनके लिए आज़ादी का अलग मायने था। इस तरह इसके कारण जो बाल्कन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बन गया, युद्ध का बहुत ज़्यादा माहौल बन गया। द बाल्कन स्टेट वेर फेयरली जेलस ऑफ ईच अदर and each hoped to gain their more territory at expense of the others. बाल्कन में बहुत ज़्यादा विविधता था और सभी के सभी लोग एक दूसरे से प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या घृणा करते थे और सभी लोगों का मानना ये था, सभी लोग मतलब सभी देश जो बाल्कन के जितने भी सभी लोग थे अलग अलग देश का, वो लोग चाहते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपना लें, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपने अंदर कर लें। द मैटर्स वेयर फर्दर complicated because the Balkan also became the scene of the big power rivalry. और ये जो सीन था, ये जो माहौल था और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब बन गया जब वहाँ के बड़ा बड़ा पावर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, यानी राइवलरी करने लगे। During this period there was intense rivalry among the European powers over trade, colonies as well as naval and मिलिट्री माइट। ये जो समय था, इस समय में यूरोप के जो पावर थे, यूरोपियन पावर्स यानी जैसे रशिया, ब्रिटेन, इस तरह के जो लोग थे वो लोग जो है ट्रेड में अपनी राइवलरी करने लगे, ट्रेड में प्रतिस्पर्धा करने लगे, कॉलोनीज में प्रतिस्पर्धा करने लगे और मिलिट्री में प्रतिस्पर्धा करने लगे। दिस राइवलरीज वेर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। इसी तरह के राइवलरी के कारण बाल्कन का जो प्रॉब्लम था ये बढ़ने लगा, अनफोल्ड होने लगा, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी was taken on countering the hold of other power over the Balkan and extending its own control over the area। जो बात ऊपर में लिखा गया है वो सभी के सभी लोग जितना भी यहाँ पे देश थे सभी के सभी लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह को, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अपने अंदर में, अपने कंट्रोल में ले लें। दिस led to the serious war in the region and finally the First World War। इसके कारण उस जो जगह था वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल बैठ गया, वहाँ पे पूरा वार का माहौल बन गया और ये लास्टली ख़त्म तब हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका खत्म होने का कारण ये था कि सभी के सभी देश तो अपने आपस में लड़ने ही लगे थे, कौन बहादुर है, कौन जीता। जो जीता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद तो माहौल शांत होना ही था।
नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1940। नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म भावना भी एकदम सबसे ज्यादा अग्रसर था, और इसी बीच में यूरोप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया 1914 में। इसका सबसे बड़ा कारण था वार। जब कोई वार आता है उस वक्त डिजास्टर आना लाजमी है। बट meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in 19th century began to oppose the imperial domination। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में ही इंपेरियलिज्म को लेकर के विरोध होने लगा, वैसे वैसे जो कॉलोनीज था उसमें भी विरोध होने लगा। कॉलोनीज यानी अगर कोई देश दूसरे देश पर राज करता है तो उसको बुलाया जाता है कॉलोनिज्म। जैसे इंग्लैंड भारत पर राज किया था तो इंग्लैंड का कॉलोनी हो गया भारत। तो जैसे जैसे जो है पूरा यूरोप में ही जो है इंपेरियलिज्म का विरोध होने लगा, वैसे वैसे जो कॉलोनीज था उसमें भी जो है इंपेरियल डोमिनेशन का विरोध होना चालू हो। इंपेरियलिज्म मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट। जो एंटी इंपेरियलिज्म मूवमेंट था यानी राष्ट्रवादी के जो विपरीत मूवमेंट था, सब जगह अलग अलग जगह में हुआ और सभी के सभी जगह में जो नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप किया गया। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म द इंडिपेंडेंट नेशन एंड वेर इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ द कलेक्टिव नेशनल यूनिटी। सभी जगह के लोग अपना एक नेशनल स्टेट बनाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट बनाना चाहते थे और कलेक्टिव नेशनल यूनिटी रखना चाहते थे। कलेक्टिव नेशनल यूनिटी जैसे अगर हम लोग भारत पर रहते तो सभी के सभी लोग बोलते हैं हम भारतीय हैं। ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। केवल एक इंसान अपने आप को भारतीय नहीं कहता है, पूरा का पूरा भारत एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा ग्रुप उसको बोल सकते हैं, और सभी के सभी लोग कलेक्टिवली अपने आप को भारतीय बोलते हैं, यानी एक कलेक्टिव यूनिटी है ये। Forgetting the confrontation with the imperialism, European ideas of the nationalism were nowhere replicated। जो नेशनलिज्म यूरोप में जो नेशनलिज्म था इसका जो है विरोध करने का तरीका अलग था। सभी जगह भले ही एंटी इंपेरियल मूवमेंट हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ, लेकिन कोई भी मूवमेंट यूरोपियन आइडिया से प्रेरित नहीं था। यूरोपियन नेशनलिज्म की तरह कोई नहीं था। सभी के सभी कहीं भी मतलब जो है यूरोपियन नेशनलिज्म कहीं दोबारा नहीं दोहराया है। सभी के सभी के पास अपना अलग अलग आइडिया था। अलग अलग देश में इंडिपेंडेंस का अलग अलग मतलब था। फॉर द पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ द नेशनलिज्म। जो अलग अलग जगह के लोग थे उन्होंने नेशनलिज्म को अपने ढंग से डिफाइन किया। बट द आइडिया दैट द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू द नेशनल स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज द नेचुरल एंड द यूनिवर्सल। लेकिन एक नेशन होना चाहिए, नेशनल स्टेट होना चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। भले ही अलग अलग जगह में नेशनलिज्म का मूवमेंट अलग हो, तरीका अलग हो, नजरिया अलग हो, लेकिन सभी लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि एक देश होना चाहिए, एक आजाद देश होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। अब केवल क्वेश्चन आंसर बच गया है, और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये आप लोगों के लिए चुटकियों का काम है। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होता है तो इसे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद हम लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने एक दोस्त के साथ जरूर से जरूर शेयर करें।